आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था 2017 में। तो इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बेहतर जानकारी मिले और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन करके आएँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। तो आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्म समाज क्या है। ब्रह्म समाज भारत का सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय तथा द्वारकानाथ टैगोर जी ने की थी। तो इसका आंसर इसमें फिलहाल ऑप्शंस में क्या दिया गया है, सही, राजा राम मोहन राय। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वेदों की ओर लौट चलो जो सबसे प्रमुख फेमस नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौट चलो किसने दिया है। तो जाहिर सी बात है इसको दिया होगा किसी प्रकांड वेदों के ज्ञाता ने। तो इन ऑप्शंस में से जो सबसे ज़्यादा वेदों के बारे में ज्ञान रखते थे और संस्कृत के बारे में जिनको असीम नॉलेज थी, बहुत ज्ञान था, वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता कि आर्य समाज को किसने स्टैब्लिश किया था, किसने स्थापना की, तब भी इसका आंसर क्या होता, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और वेदों की ओर लौट चलो फेमस नारा भी दिया गया था इन्हीं के द्वारा। अगर बात की जाए कि इन्हीं के टाइम पीरियड में, इन्हीं के संरक्षण में भारत में पहली बार वेदों की छपाई भी शुरू हुई थी। इनकी जो फेमस कृति थी वो सत्यार्थ प्रकाश थी। ध्यान रखेंगे आप लोग, इनकी फेमस कृतियों में से एक कृति क्या थी, सत्यार्थ प्रकाश। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 लोग उस समय उपस्थित थे। उनके समक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगर बात की जाए कि जिस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय भारत में प्रमुख कौन था, तो उस समय भारत के अंदर लॉर्ड डफरिन थे और उन्हीं के समय में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगर बात करें कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, तो ये नॉलेज भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि जलियांवाला बाग कहाँ पे स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था। तो यहाँ पे हम अगर बात करें कि सबसे पहले बात करते हैं कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, तो हम सब जानते हैं कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है और स्वर्ण मंदिर के पास में एक बगीचा है, उसी बगीचे को हम कहते हैं जलियांवाला बाग। ठीक है, उसी बगीचे को हम कहते हैं जलियांवाला बाग, जो स्वर्ण मंदिर के एकदम पास में है। कहाँ पे है, अमृतसर में है। अगर बात करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 13 अप्रैल को 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हुआ ये था कि जलियांवाला बाग में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ उमड़ी हुई थी, जो शांतिपूर्वक तरीके से निहत्थे सब लोग धरना दे रहे थे। अचानक से वहाँ पे ब्रिगेडियर जनरल डायर आता है और उसने वहाँ पे आकर के गोलियाँ चलवा दी, तो निहत्थे लोग मारे गए और ये घटना बहुत ज़्यादा भयावह थी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। पूछा गया है गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये गरम दल होता क्या है। देखिए, गरम दल क्या था, आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही सदस्यों के मतभेद के कारण कुछ गरम दल उत्पन्न हुआ था। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही सदस्यों के मतभेद के कारण एक धड़ अलग हो गया था, उसी को गरम दल कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे थे जो शांतिपूर्वक तरीके से चाहते थे कि देश आज़ाद हो जाए और सरकार के साथ मिलकर के हम काम करेंगे, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हम उसके साथ मिलकर के काम करेंगे और देश को वो लोग छोड़ के चले जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे मानते थे, कुछ लोग ऐसे लोग थे जो मानते थे कि सरकार देश को नहीं छोड़ने वाली है, हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, हमें ही देश को ज़बरदस्ती छुड़वाना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को गरम दल कहा गया। तो इनके प्रमुख नेता 3 थे। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि 3 जो लोग थे वो प्रमुख लोग थे गरम दल के, जिसमें से लाला लाजपत राय, दूसरी बात करें तो बाल गंगाधर तिलक,
और बिपिन चंद्र पाल। तो जिनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, ये तिकड़ी थी तीनों की, लाल बाल पाल। तो इसमें ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए जरा देखते हैं। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, ये नेता थे नरम दल के, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर है लोकमान्य तिलक, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, गांधी जी और इरविन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, उसी को हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसमें पूछा गया है कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो हम सब जानते हैं कि इटली में है। कहाँ पे है? इटली में है। और इटली में अगर बात करें तो इटली की राजधानी क्या है? रोम है। ठीक है, तो इसका आंसर रोम हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद के यानी सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य कितने हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कितने ऐसे मेंबर कंट्री हैं जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। तो कितने कंट्री हैं? 5 कंट्री। इसका आंसर होगा 5। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से कंट्री हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें अमेरिका है, ठीक है, इसमें यूएसए है, और उसके अलावा कौन कौन से कंट्री होंगे? अमेरिका है, चाइना है, उसके अलावा रूस है, उसके अलावा फ्रांस है, उसके अलावा ब्रिटेन है। कौन कौन से हैं? अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। ये हैं 5 देश जो स्थायी सदस्य हैं किसके? सुरक्षा परिषद के। भारत स्थायी सदस्य नहीं है, भारत एक अस्थायी सदस्य है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें पूछा गया है कि मानवाधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा 1950 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 10 दिसंबर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10 नवंबर, तो ये ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 दिसंबर। इसको नवंबर को हम कट कर देंगे, तो इसका उत्तर होगा 10 दिसंबर। ठीक है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पूछा गया कि रबी फसल कौन सी है। आपको बताना है कि रबी फसल कौन सी है। बहुत ही बेसिक सी बात है, फसलें 3 टाइप्स की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। पर यहाँ पे आपसे पूछा गया रबी के बारे में, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, रबी फसल वे फसल होती हैं जो सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है। ठीक है, इनकी जो बुआई होती है उसके समय टेम्परेचर कम चाहिए, यानी फसलों को उगने के लिए तापमान कम चाहिए, और पकते समय थोड़ा सा खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर बात करें कि कौन कौन से उदाहरण हैं, तो गेहूं होता है। गेहूं कैसी है? गेहूं भी एक रबी फसल है। उसके अलावा जौ, उसके अलावा चना, मसूर, सरसों, ये सब कैसी फसलें हैं? ये सब हैं रबी फसलें। तो यहाँ पे ऑप्शंस कौन से दिए गए हैं? गेहूं, तरबूज, खरबूज और ककड़ी। इसका उत्तर सही क्या होगा? गेहूं होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों इत्यादि फसलें कैसी होती हैं? ये होती हैं रबी फसलें। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया है उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो पारादीप है, हल्दिया है, तूतीकोरिन है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो पारादीप बंदरगाह है वो भारत के उड़ीसा स्टेट में स्थित है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र कौन सा इसमें ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी का यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो प्रमुख केंद्र इंडिया का है वो बेंगलुरु है। ठीक है, जिसको हम आईटी सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईटी सिटी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटी भी इसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कहाँ पे है। तो इसका आंसर हेग में है। हेग कहाँ पे? नीदरलैंड में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हेग। और हेग कहाँ पे है? हेग है नीदरलैंड में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो बिहार है, राजस्थान, असम या फिर मध्य प्रदेश। तो जाहिर सी बात है चाय के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हमारे दिमाग में सिर्फ असम आना चाहिए। ठीक है,
असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। उसके अलावा अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और केरल, अगर हम इनको स्टेट्स को मिला दें, यानी असम को, पश्चिम बंगाल को और तमिलनाडु को, केरल को मिला दिया जाए, तो पूरे इंडिया से लगभग 95% के आसपास चाय का उत्पादन यही स्टेट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा असम। क्लियर है। अब अगर थोड़ी सी अगर बात की जाए तो कि नेपा नगर जो है वो किस उद्योग के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो नेपा नगर की अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नेपा नगर की बात की जाए तो ये अखबारी कागज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये फेमस उद्योग किसके लिए है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिला है, मध्य प्रदेश के अंदर एक बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे नेपा नगर ये वहाँ पे है। ठीक है, अगर बात करें कि 1948 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1948 में न्यूज़पेपर प्रिंट मिल को इस्टेब्लिश किया गया था, और उसने 1956 में न्यूज़पेपर को, जो कागज़ आता है उसको उत्पन्न करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो हमने इस पेपर में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए और उनको कोशिश की कि बेहतर तरीके से डिस्कस किया गया। तो बाकी के फिर अगली क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।